क्या सच में आत्मा अपने पिछले जन्म की यादें संभाल कर रखती है, या ये सिर्फ एक ऐसा विश्वास है जिसे हम सच मानते आए हैं? क्योंकि अगर हम इस विषय को भावनाओं से हटकर देखें तो हमें दो बिल्कुल अलग दुनिया दिखाई देती है। एक तरफ धर्म और परंपराएं जो पुनर्जन्म और आत्मा की निरंतरता की बात करती हैं, और दूसरी तरफ विज्ञान जो कहता है कि यादें हमारे दिमाग का हिस्सा होती हैं और शरीर के खत्म होते ही वो भी खत्म हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि दुनिया भर में ऐसे कई डॉक्यूमेंटेड केसेस मौजूद हैं जहाँ छोटे बच्चों ने अपने पिछले जन्म की ऐसी जानकारी दी जो उनके इस जीवन से जुड़ी ही नहीं थी। और जब इन मामलों की जांच की गई तो कई बार वो बातें सच भी पाई गईं। तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ संयोग है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जिसे हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? क्या आत्मा सच में यादें लेकर आगे बढ़ती है, या फिर हमारा दिमाग ही हमें भ्रम में डाल देता है? और इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें इस पूरे रहस्य को बिना किसी विश्वास के, सिर्फ लॉजिक और एविडेंस के साथ समझना होगा। क्योंकि सच्चाई हमेशा विश्वास और भ्रम के बीच कहीं छिपी होती है। आइए अब इसे गहराई से समझते हैं, क्योंकि जब हम आत्मा पिछले जन्म को याद रखती है या नहीं, इस सवाल को सच में एनालाइज करना शुरू करते हैं, तो हमें सबसे पहले यह समझना पड़ता है कि याद आखिर होती क्या है। क्योंकि अगर हम सीधी भाषा में कहें तो यादें हमारे दिमाग यानी ब्रेन में स्टोर होती हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारी हर मेमोरी न्यूरॉन्स के बीच बनने वाले कनेक्शंस में रहती है। यानी जब शरीर खत्म होता है तो ये पूरा सिस्टम भी खत्म हो जाता है। अब यहीं पर पहला लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है। अगर यादें ब्रेन में बनती हैं तो आत्मा उन्हें कैसे कैरी कर सकती है? क्योंकि आत्मा का कंसेप्ट एक नॉन फिजिकल एंटिटी का है, जिसका कोई फिजिकल स्टोरेज सिस्टम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया में ऐसे कई डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं जो इस सिंपल लॉजिक को चैलेंज करते हैं। उदाहरण के लिए 20वीं सदी में डॉक्टर इयन स्टीवनसन नाम के एक साइकाइट्रिस्ट ने दुनिया भर में हजारों बच्चों पर रिसर्च की। ये बच्चे 2 से 6 साल की उम्र के बीच अपने पिछले जन्म की बातें बताते थे, और सिर्फ वेग बातें नहीं बल्कि स्पेसिफिक डिटेल्स, जैसे किसी दूसरे शहर का नाम, अपने माता पिता के नाम, अपनी मौत का तरीका, यहां तक कि कुछ बच्चों ने अपने शरीर पर ऐसे बर्थ मार्क्स भी दिखाए जो उनके बताए गए पिछले जन्म की चोटों से मैच करते थे। अब सवाल ये है कि ये जानकारी उन्हें मिली कैसे? क्योंकि कई मामलों में ये बच्चे उस जगह पर कभी गए ही नहीं थे। उनके परिवार वालों को भी उस जानकारी का कोई आइडिया नहीं था। फिर भी जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उन डिटेल्स को वेरीफाई किया तो कई बार वो सरप्राइजिंगली एक्यूरेट निकली। लेकिन यहाँ एक और एंगल भी आता है, जिसे साइकोलॉजी में क्रिप्टोमनीसिया कहा जाता है। इसका मतलब होता है ऐसी मेमोरी जिसे हम भूल चुके होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग उसे अननोइंगली रीयूज करता है। यानी हो सकता है कि बच्चे ने कहीं कुछ सुना हो, देखा हो, और बाद में उसे अपना अनुभव मान लिया हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्रिप्टोमनीसिया हर केस को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, क्योंकि कई केसेस में इन्फॉर्मेशन इतनी स्पेसिफिक होती है कि उसे कोइंसिडेंस या हिडन मेमोरी से एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ एक तीसरा एंगल आता है, कल्चरल इन्फ्लुएंस। जिन समाजों में पुनर्जन्म की मान्यता ज्यादा है वहां ऐसे केसेस ज्यादा रिपोर्ट होते हैं, जैसे भारत, श्रीलंका, थाईलैंड। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे केसेस पश्चिमी देशों में भी मिले हैं जहां पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रांग नहीं है। तो क्या ये सब सिर्फ बिलीफ सिस्टम का असर है, या फिर इसके पीछे कुछ और है? अब अगर हम बायोलॉजी की तरफ देखें तो एक और थियरी सामने आती है, जेनेटिक मेमोरी। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि हमारी कुछ मेमोरीज या बिहेवियर्स जीन्स के जरिए ट्रांसफर हो सकते हैं, जैसे इंस्टिंक्ट। लेकिन जेनेटिक मेमोरी अभी तक इतनी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाती, जैसे किसी स्पेसिफिक व्यक्ति की पहचान या किसी खास घटना का डिटेल। अब यहाँ एक और पॉसिबिलिटी बचती है कि शायद हम मेमोरी को गलत समझ रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है कि जो हम याद कहते हैं वो एक्चुअली इंफॉर्मेशन का कोई और फॉर्म हो जो ब्रेन के बाहर भी एग्जिस्ट कर सकता है?
कुछ थियोरेटिकल फिजिसिस्ट्स और कॉन्शियसनेस रिसर्चर्स इस आइडिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कॉन्शियसनेस खुद एक फंडामेंटल एंटिटी हो सकती है जो सिर्फ ब्रेन तक सीमित नहीं है। लेकिन ये थ्योरीज अभी तक फुली प्रूवन नहीं हैं और यही इस पूरे टॉपिक को और भी मिस्टीरियस बना देता है। क्योंकि एक तरफ हमारे पास स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक लॉजिक है जो कहता है कि यादें शरीर के साथ खत्म हो जाती हैं, और दूसरी तरफ ऐसे केसेस हैं जो इस लॉजिक को पूरी तरह तो नहीं लेकिन चैलेंज जरूर करते हैं। तो क्या हमें इन केसेस को इग्नोर कर देना चाहिए या फिर इन्हें एक ओपन क्वेश्चन की तरह देखना चाहिए? क्योंकि हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है कि जो चीजें पहले इम्पॉसिबल लगती थीं वही बाद में साइंस का हिस्सा बन गई। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हर अनएक्सप्लेन्ड चीज सच होती है, और यही बैलेंस सबसे जरूरी है। ब्लाइंड बिलीफ और ब्लाइंड रिजेक्शन दोनों ही हमें सच्चाई से दूर ले जाते हैं। इसलिए अगर हमें इस सवाल का असली जवाब समझना है तो हमें इमोशंस या बिलीफ से हटकर सिर्फ एविडेंस, लॉजिक और ऑब्जर्वेशन के आधार पर इस पूरे रहस्य को देखना होगा। क्योंकि हो सकता है कि आत्मा कुछ भी याद न रखती हो और ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक इल्यूजन हो, लेकिन ये भी उठा ना ही पॉसिबल है कि हम अभी कॉन्शियसनेस और मेमोरी के बारे में उतना नहीं जानते जितना हम सोचते हैं। और यही अनसर्टेनिटी, यही अधूरापन इस पूरे सवाल को इतना फैसिनेटिंग बना देता है। क्योंकि जब तक इसका क्लियर आंसर नहीं मिलता तब तक ये सवाल सिर्फ एक बिलीफ नहीं बल्कि एक इन्वेस्टिगेशन बना रहेगा, और शायद यही इन्वेस्टिगेशन हमें किसी दिन उस सच्चाई तक पहुंचा दे जिसे आज हम सिर्फ एक रहस्य मानते हैं। अब अगर हम इस इन्वेस्टिगेशन को और गहराई में लेकर जाएं, तो हमें सिर्फ केसेस या थ्योरीज ही नहीं बल्कि यह भी समझना होगा कि हम यादों को पहचानते कैसे हैं। क्योंकि यही वह जगह है जहां से असली कंफ्यूजन शुरू होता है। मान लो किसी बच्चे ने कहा कि वह अपने पिछले जन्म में किसी और शहर में रहता था, तो पहला सवाल होना चाहिए, क्या वह सच में याद कर रहा है या वह अपने दिमाग में बनी किसी कहानी को सच मान रहा है? साइकोलॉजी के अनुसार हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल पैटर्न मेकर है। यह अधूरी जानकारी को जोड़कर पूरी कहानी बना देता है, और कई बार हमें खुद भी पता नहीं चलता कि जो हम सोच रहे हैं वह सच है या इमेजिनेशन। इसी वजह से फॉल्स मेमोरीज का कॉन्सेप्ट सामने आता है, जहां इंसान पूरी सर्टेनिटी के साथ ऐसी चीजें याद करता है जो कभी हुई ही नहीं। एक्सपेरिमेंट्स में यह साबित किया जा चुका है कि अगर किसी व्यक्ति को बार बार कोई झूठी घटना बताई जाए तो कुछ समय बाद वह उसे अपनी असली मेमोरी मानने लगता है। अब सोच, अगर यही प्रोसेस बच्चों के साथ हो जो ऑलरेडी हाईली सजेस्टेबल होते हैं, तो क्या यह पॉसिबल नहीं कि वे सुनी हुई या देखी हुई चीजों को अपनी पिछली जिंदगी समझ लें? लेकिन फिर वही प्रॉब्लम वापस आती है। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां बच्चों ने ऐसी जानकारी दी जो उन्होंने कहीं से सुन ही नहीं सकती थी। उदाहरण के लिए, कुछ बच्चों ने अपने पिछले जन्म के घर का एग्जैक्ट लोकेशन बताया, और जब रिसर्चर्स वहां गए तो उन्हें वही डिटेल्स मिली। अब यह कोइंसिडेंस है या कुछ और? क्योंकि अगर हम हर चीज को कोइंसिडेंस कह दें तो इन्वेस्टिगेशन वहीं खत्म हो जाएगी, और अगर हर चीज को सच मान लें तो हम लॉजिक खो देंगे। इसलिए यहां हमें दोनों एक्सट्रीम्स से बचना पड़ता है। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, टाइम गैप। कई केसेस में देखा गया कि बच्चे अपने पिछले जन्म की बातें बहुत कम उम्र में बताते हैं, और जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वो यादें धीरे धीरे फेड होने लगती हैं। यह पैटर्न इतना कॉमन है कि इसे इग्नोर करना मुश्किल है। अब सवाल यह है, अगर यह सिर्फ इमेजिनेशन है तो यह उम्र के साथ खुद ही क्यों खत्म हो जाता है? और अगर यह सच में मेमोरी है तो फिर यह स्टेबल क्यों नहीं रहती? न्यूरोसाइंस के हिसाब से बच्चे का ब्रेन अभी फुली डेवलप्ड नहीं होता। उसकी इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच की बाउंड्री क्लियर नहीं होती, इसलिए वह चीजों को अलग तरीके से परसीव करता है। लेकिन फिर भी इतनी स्पेसिफिक और कंसिस्टेंट डिटेल्स को सिर्फ इमेजिनेशन कहना आसान नहीं है। अब यहां एक और लेयर जुड़ती है, कल्चरल रीइंफोर्समेंट। जब किसी बच्चे की बातों को फैमिली और समाज सीरियस लेने लगते हैं
तो वह खुद भी उन बातों को और स्ट्रांगली बिलीव करने लगता है और धीरे धीरे वह उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। यानी एक तरह से रियलिटी और बिलीफ मर्ज हो जाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ रिसर्चर्स ने ऐसे केसेस भी स्टडी किए हैं जहां पेरेंट्स ने बच्चे की बातों को इग्नोर किया, फिर भी बच्चा बार बार वही डिटेल्स दोहराता रहा। अब यह बिहेवियर सिंपल अटेंशन सीकिंग से एक्सप्लेन नहीं हो क्योंकि वहां कोई रिवॉर्ड भी नहीं था। अब अगर हम थोड़ा और साइंटिफिक एंगल से देखें तो मेमोरी सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोरेज नहीं है, ये रिकॉन्स्ट्रक्शन प्रोसेस है। हर बार जब हम किसी चीज को याद करते हैं हम उसे थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, यानी मेमोरी कभी स्टैटिक नहीं होती। तो क्या यह पॉसिबल है कि कुछ रेयर सिचुएशंस में ब्रेन ऐसे पैटर्न्स क्रिएट कर दे जो किसी रियल लाइफ व्यक्ति या घटना से मैच हो जाए? प्रोबेबिलिटी के हिसाब से यह पॉसिबल है, लेकिन जब ऐसे मल्टीपल केसेस सामने आते हैं तो ये एक्सप्लेनेशन कमजोर पड़ने लगती है। अब यहां एक और थ्योरी आती है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, जिसे कार्ल जुंग ने प्रपोज किया था। इसके अनुसार कुछ एक्सपीरियंसेस और सिंबल्स इंसानों के बीच शेयर्ड होते हैं, यानी कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हो सकती है जो इंडिविजुअल ब्रेन तक सीमित न होकर कलेक्टिव लेवल पर मौजूद हो। लेकिन यह थ्योरी भी पूरी तरह प्रूवन नहीं है, और यही इस टॉपिक की सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हर एक्सप्लेनेशन कुछ केसेस को समझा देती है लेकिन सभी को नहीं। अब अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच लें तो हमें यह मानना पड़ेगा कि अभी तक कोई भी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं है। साइंस के पास कुछ आंसर्स हैं लेकिन पूरे नहीं, और बिलीफ सिस्टम के पास एक्सप्लेनेशन है लेकिन प्रूफ नहीं। यानी हम एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जहां दोनों तरफ यूएनसी अटेंटी है, और शायद यही इस पूरे सवाल को इतना पावरफुल बनाता है, क्योंकि यह सिर्फ आत्मा याद रखती है या नहीं का सवाल नहीं है, बल्कि यह सवाल हमारी आइडेंटिटी, हमारी एग्जिस्टेंस और हमारी रियलिटी को चैलेंज करता है। अगर आत्मा सच में यादें लेकर आगे बढ़ती है तो इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो कुछ हम हैं वह सिर्फ इस एक जीवन तक सीमित है। लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है जो किसी एक कंक्लूजन को पूरी तरह साबित कर सके, और यही कारण है कि यह टॉपिक आज भी डिबेट और रिसर्च का हिस्सा बना हुआ है। क्योंकि जब तक इसका क्लियर आंसर नहीं मिलता तब तक हर नया केस, हर नई कहानी इस रहस्य को और गहरा ही करती जाएगी, और शायद इसी गहराई में कहीं वह सच्चाई छिपी है जिसे हम अभी तक सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर हम इस इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाते हैं तो हमें एक और अनकंफर्टेबल सवाल का सामना करना पड़ता है। क्या हम सच में सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या सिर्फ उस चीज को ढूंढ रहे हैं जिस पर हम पहले से विश्वास करना चाहते हैं? क्योंकि इंसान का दिमाग सिर्फ फैक्ट्स को नहीं बल्कि मीनिंग को भी ढूंढता है, और यही वजह है कि जब हमें कोई अधूरी जानकारी मिलती है तो हम उसे अपने बिलीफ के हिसाब से पूरा कर लेते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति पहले से पुनर्जन्म में विश्वास करता है और उसे कोई ऐसा केस दिखता है जहां बच्चा अपने पिछले जन्म की बातें कर रहा है, तो उसके लिए वह प्रूफ बन जाता है। लेकिन वही केस किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो स्ट्रिक्टली साइंस में विश्वास करता है, सिर्फ कोइंसिडेंस या साइकोलॉजिकल एनोमली बनकर रह जाता है। तो क्या सच्चाई वास्तव में बदलती है, या फिर हमारी परसेप्शन उसे बदल देती है? क्योंकि अगर हम ईमानदारी से देखें तो इस पूरे टॉपिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, इंटरप्रिटेशन। एक ही घटना को दो अलग लोग दो बिल्कुल अलग तरीके से समझ सकते हैं, और दोनों को लग सकता है कि वे सही हैं। अब यहां एक और लेयर जुड़ती है, मेमोरी वैलिडेशन। जब कोई बच्चा अपने पिछले जन्म की बातें बताता है तो रिसर्चर्स उन डिटेल्स को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन खुद एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि हम वही चीजें ढूंढते हैं जो मैच करती हैं, और जो मैच नहीं करती उन्हें इग्नोर कर देते हैं। इसे कंफर्मेशन बायस कहा जाता है, और ये हमारे सोचने के तरीके का एक नेचुरल हिस्सा है। यानी हम अननोइंगली वही एविडेंस चुनते हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करता है। अब सोचो, अगर 100 बातें कही गईं और उनमें से 10 सही निकली, तो हम उन 10 पर फोकस करेंगे और बाकी 90 को भूल जाएंगे।
और यही वह जगह है जहां से रहस्य और सच्चाई के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सारे केसेस गलत हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें हर केस को और ज्यादा क्रिटिकली देखना होगा। अब अगर हम थोड़ा और डीप जाएं, तो हमें यह भी समझना होगा कि इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है। अनसर्टेनिटी का डर। हमें अधूरी चीजें पसंद नहीं हैं, हमें क्लियर आंसर्स चाहिए। और जब हमें कोई क्लियर आंसर नहीं मिलता तो हम खुद ही एक बना लेते हैं। यही वजह है कि पुनर्जन्म जैसी कहानियां इतनी पावरफुल होती हैं, क्योंकि वे हमें एक कंफर्ट देती हैं कि मौत अंत नहीं है, कि हमारी कहानी यहां खत्म नहीं होती। लेकिन क्या यह कंफर्ट सच्चाई है या सिर्फ एक साइकोलॉजिकल कोपिंग मैकेनिज्म? अब अगर हम न्यूरोसाइंस की तरफ वापस आए तो एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सामने आता है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन। हमारा दिमाग लगातार हमारी आइडेंटिटी बनाता और अपडेट करता रहता है। हमारी यादें, हमारे अनुभव, हमारे इमोशंस, ये सब मिलकर हम कौन हैं ये तय करते हैं। लेकिन अगर यादें अनरिलायबल हैं, अगर उन्हें मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो क्या हमारी आइडेंटिटी भी उतनी ही अनस्टेबल है? और अगर ऐसा है तो फिर पिछले जन्म की याद का कॉन्सेप्ट और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि तब सवाल सिर्फ इतना नहीं रहता कि आत्मा याद रखती है या नहीं, बल्कि यह भी बन जाता है कि याद खुद कितनी रिलायबल है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। ज्यादातर केस इसमें जो पिछले जन्म की कहानियां सामने आती हैं, वे अक्सर ट्रॉमेटिक या इनकम्प्लीट लाइफ से जुड़ी होती हैं, जैसे अचानक मौत, अधूरी इच्छाएं या इंटेंस इमोशनल इवेंट्स। अब साइकोलॉजी के अनुसार ऐसी मेमोरीज ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और लंबे समय तक टिकती है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा और एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर देखें, तो क्या यह पॉसिबल है कि इंसान की इमेजिनेशन नेचुरली ऐसी कहानियां क्रिएट करे जो इमोशनली इंटेंस हों, ताकि वे ज्यादा बिलीवेबल लगें? क्योंकि हमारा दिमाग इमोशनल इंफॉर्मेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, और यही कारण है कि ऐसी कहानियां ज्यादा इंपैक्ट छोड़ती हैं। लेकिन फिर वही सवाल वापस आता है, अगर यह सब इमेजिनेशन है तो ये इतनी कंसिस्टेंट क्यों है? क्यों अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कल्चर्स में एक जैसी पैटर्न्स देखने को मिलती है? अब अगर हम इसे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, तो हमें यह समझ में आता है कि यह सिर्फ एक साइंटिफाई या स्पिरिचुअल सवाल नहीं है। यह एक ह्यूमन सवाल है, क्योंकि यह सीधे हमारे एग्जिस्टेंस को चैलेंज करता है। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हम कहां जाते हैं? और शायद यही वजह है कि इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, क्योंकि अगर इसका आंसर सिंपल होता तो ये रहस्य इतने लंबे समय तक जिंदा नहीं रहता। लेकिन अभी भी हम उस पॉइंट पर नहीं पहुंचे हैं जहां हम किसी एक कंक्लूजन पर कॉन्फिडेंटली खड़े हो सकें। क्यों? कि जितना हम इस टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं, उतने ही नए सवाल सामने आते जाते हैं, और यही इस इन्वेस्टिगेशन को खत्म नहीं होने देता। इसलिए अभी के लिए हमें इस पॉसिबिलिटी को ओपन रखना होगा कि शायद कुछ ऐसा है जिसे हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। लेकिन साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा कि हर अनएक्सप्लेन्ड चीज सच नहीं होती, और हर बिलीफ रियलिटी नहीं बन जाता। और शायद इसी बैलेंस के बीच कहीं वह सच्चाई छिपी है जिसे हम धीरे धीरे अनकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर हम इस पूरे सवाल को एक आखिरी बार पूरी ईमानदारी से देखें, बिना किसी बिलीफ, बिना किसी डर और बिना किसी प्रीकंसीव्ड आइडिया के, तो हमें एक बहुत सीधी लेकिन अनकंफर्टेबल बात समझ में आती है कि शायद हमें अभी तक यह पता ही नहीं है कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस असल में है क्या। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझते कि हमारी अवेयरनेस, हमारी आइडेंटिटी और हमारी यादें कैसे बनती हैं, तब तक हम ये भी नहीं समझ सकते कि वे शरीर के बाद बचती हैं या नहीं। अब तक की साइंस हमें यही बताती है कि यादें ब्रेन की एक्टिविटी का रिजल्ट होती है। न्यूरॉन्स के बीच बनने वाले कनेक्शंस, केमिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल पैटर्न्स। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है। साइंस ये तो बता देती है कि मेमोरी कैसे बनती है, लेकिन यह नहीं बता पाती कि एक्सपीरियंस क्यों होता है। यानी जो हम महसूस करते हैं, जो मैं होने का एहसास है, वह कहां से आता है। और यही
वह गैप है जहां से ऐसे सवाल पैदा होते हैं। क्योंकि अगर कॉन्शियसनेस सिर्फ ब्रेन का प्रोडक्ट है तो शरीर के खत्म होते ही सब खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अगर कॉन्शियसनेस कुछ और है, कुछ ऐसा जो ब्रेन से इंडिपेंडेंट हो सकता है, तो फिर पॉसिबिलिटी खुल जाती है कि वह आगे भी एग्जिस्ट कर सकता है। अब यहां हमें एक बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन समझनी होगी। पॉसिबिलिटी और प्रूफ में फर्क होता है। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज पॉसिबल लगती है, इसका मतलब यह नहीं कि वह सच भी है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम उसे अभी प्रूव नहीं कर पाए, इसका मतलब यह भी नहीं कि वह इम्पॉसिबल है। और यही इस पूरे टॉपिक की सबसे ट्रिकी बात है, क्योंकि हम एक ऐसे जोन में खड़े हैं जहां सर्टेनिटी नहीं है। सिर्फ हाइपोथेसिस हैं, थ्योरीज हैं और स्कैटर्ड ऑब्जर्वेशंस हैं। अब अगर हम उन बच्चों के केसेस को फिर से देखें जिनके बारे में दावा किया जाता है कि उन्होंने अपने पिछले जन्म को याद रखा, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि वे केसेस इंटरेस्टिंग हैं, अनएक्सप्लेन्ड हैं, लेकिन वे इतने स्ट्रांग भी नहीं हैं कि उन्हें यूनिवर्सल ट्रूथ मान लिया जाए, क्योंकि उनमें इनकंसिस्टेंसीज भी हैं, गैप्स भी हैं और ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस भी मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि हम इन केसेस के साथ क्या करें। क्या हम उन्हें इग्नोर कर दें क्योंकि वे साइंस में फिट नहीं होते, या फिर हम उन्हें ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लें क्योंकि वे हमारी बिलीफ को सपोर्ट करते हैं? शायद दोनों ही अप्रोचेस गलत हैं। सही तरीका शायद ये है कि हम उन्हें ओपन क्वेश्चंस की तरह देखें, ऐसे क्वेश्चंस जिनके जवाब अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन जिन्हें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं बिना किसी बायस के। अब अगर हम थोड़ा और प्रैक्टिकल लेवल पर आए तो हमें यह भी समझना होगा कि इस सवाल का जवाब हमारी डेली लाइफ को कितना बदलता है। मान लो अगर यह सच हो कि आत्मा पिछले जन्म की यादें रखती है, तो क्या हम अपनी जिंदगी अलग तरीके से जिएंगे? क्या हमारे डिसीजंस बदलेंगे? शायद हाँ, लेकिन इक्वली पॉसिबल यह भी है कि कुछ भी ना बदले, क्योंकि हमारी इमीडिएट रियलिटी वही है जो हम अभी जी रहे हैं। और यही रीजन है कि चाहे पुनर्जन्म सच हो या ना हो, हमारे एक्शंस की जिम्मेदारी इस जीवन में ही रहती है। लेकिन फिर भी यह सवाल इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि यह हमें उस चीज के सामने खड़ा कर देता है जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, मृत्यु, और उससे भी ज्यादा अंत का विचार। इंसान के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल है कि सब कुछ यहीं खत्म हो सकता है। इसलिए हम कहानियां बनाते हैं, थ्योरीज बनाते हैं, बिलीफ्स बनाते हैं, ताकि हमें लगे कि कहानी आगे भी चलती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक साइकोलॉजिकल नीड है, या इसके पीछे सच में कुछ है? और शायद यही वह जगह है जहां यह पूरा टॉपिक एक सिंपल सवाल से ज्यादा बन जाता है। यह सिर्फ आत्मा याद रखती है या नहीं का सवाल नहीं है। यह सवाल है कि हम अपन रियलिटी को कैसे समझते हैं, हम अनसर्टेनिटी के साथ कैसे डील करते हैं, और हम सच्चाई को कितना एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हो सकता है कि इस सवाल का कोई क्लियर आंसर कभी ना मिले। हो सकता है कि यह हमेशा एक मिस्ट्री बना रहे, लेकिन शायद यही इसकी असली वैल्यू है कि यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, सवाल पूछने पर मजबूर करता है, और हमें यह याद दिलाता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी पूरी नहीं है, और शायद सच्चाई कहीं बीच में है। न पूरी तरह बिलीफ, न पूरी तरह साइंस, बल्कि उन दोनों के बीच एक ऐसा क्षेत्र जहां हम अभी पहुंच नहीं पाए हैं। और यही कारण है कि यह सवाल आज भी जिंदा है और शायद आगे भी रहेगा, क्योंकि जब तक इंसान खुद को समझने की कोशिश करता रहेगा, तब तक यह सवाल भी उसके साथ चलता रहेगा। और अब आखिरी सवाल, अगर कभी ऐसा दिन आया जब यह साबित हो जाए कि आत्मा सच में अपने पिछले जन्म को याद रखती है, तो क्या हम उस सच्चाई को स्वीकार कर पाएंगे, या फिर हम उसे भी एक नई कहानी बना देंगे?